दोस्तों नमस्कार। भारतीय संसद के अंदर लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति का मामला काफ़ी अब तूल पकड़ने लगा है और एक तरीके से ये जो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उसका नियुक्ति का मामला जो है और उस पद पर कौन व्यक्ति बैठेगा उसके लिए जो लड़ाई होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि अब ये त्रिकोणीय हो रहा है ना, जिसमें कि सबसे जो पहला बात है वो बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का है। और बीजेपी का ये मानना है कि स्पीकर जो है वो मेरा ही होगा, लोकसभा का अध्यक्ष मेरा ही होगा। और उसमें ओम बिरला का नाम बड़ी प्रमुखता से सामने आ रहा है, जो कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। और बीजेपी चाहती है कि 18वीं लोकसभा का भी स्पीकर ओम बिरला ही बने। ओम बिरला का जो पूरा कार्यकाल था 17वीं लोकसभा के अंदर बतौर स्पीकर, वो बहुत ही विवादास्पद था और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए बीजेपी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर, जो कि इस लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए काफ़ी था और जिसकी बहुत आलोचना हुई। और बीजेपी इस चीज़ को लेकर के अड़ी हुई है, बीजेपी नहीं नरेंद्र मोदी इस चीज़ को लेकर के अड़े हुए हैं कि स्पीकर हमारा ही होगा, क्योंकि स्पीकर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत पावरफुल पोस्ट है संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर। और जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा किया है नरेंद्र मोदी ने, उसको देख करके एक तरीके से उन्होंने अपना मनसा साफ कर दिया है, ये सरकार चलेगी मेरे ही इच्छा से, ठीक है। और इसीलिए लोकसभा का स्पीकर भी मेरा ही होगा। जो केसी त्यागी हैं, जेडीयू के नेता हैं, हालांकि उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बयान दिया है कि हम एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उसका सपोर्ट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, है ना। लेकिन ये देखने वाली बात होगी 26 जून को कि 26 जून को भारत के संसद भवन के अंदर क्या होता है। दूसरा पहला उम्मीदवार बीजेपी का हो गया, दूसरी तरफ जो बीजेपी के ही जो पार्टनर हैं, जो एनडीए के पार्टनर है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, वो इस चीज़ को लेकर के अड़े हुए हैं कि नहीं जी, स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए, टीडीपी का स्पीकर होना चाहिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये डर है एक, है ना, वो डर टीडीपी को भी है, वो डर नीतीश कुमार को भी है, जेडीयू के भी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बल्कि टीडीपी से ज़्यादा डर नीतीश बाबू का है, क्योंकि सदन के अंदर सदस्यों की योग्यता अयोग्यता से संबंधित डिसीजंस जो है उसमें सबसे सर्वोपरि शक्ति स्पीकर के पास ही है। वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को योग्य अयोग्य साबित कर सकता है। और ये डर टीडीपी को है, ये डर जेडीयू को भी है कि अगर बीजेपी का स्पीकर बनता है तो जिस तरीके से 17वीं लोकसभा के अंदर मोदी जी ने उस स्पीकर के पोस्ट का मिसयूज करके और विपक्षियों को अयोग्य घोषित किया था, उसी तरीके से 18वीं लोकसभा के अंदर भी नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस बार करने की चांसेस और ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी अल्पमत के अंदर है, बीजेपी को 240 सीटें हैं। ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हम विपक्ष के जो एमपीज हैं उसको तोड़ लें। और सबसे जो सॉफ्ट टारगेट होगा वो जेडीयू होगा, नीतीश कुमार की पार्टी होगी, वो टीडीपी के एमपीज हो सकते हैं, है ना। तो इसी डर के वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी ये या अमित शाह, जिनको कि तोड़ फोड़ करने में महारत हासिल है, डर दिखा करके, पैसे का लालच दे करके और विपक्ष के नेताओं को तोड़ लो, इसमें गुजरात लॉबी को महारत हासिल है, इसमें इन्होंने पीएचडी करा हुआ है। और इनके अगर एंगल से देखें तो राजनीति का मतलब ही यही है कि विपक्षियों को तोड़ लो, डर दिखा करके, लालच दे करके। तो इसीलिए टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो चाहते हैं कि नहीं, स्पीकर जो है हमारा होना चाहिए। तीसरा जो पेंच इसमें फंसा है वो इंडिया अलायंस की तरफ से पेंच फंसाया जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर तो बीजेपी का कैंडिडेट आता है स्पीकर के पोस्ट के लिए, तो वैसी स्थिति में इंडिया अलायंस भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी स्पीकर के पोस्ट के लिए। और चूँकि संसद में इस बार जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, वो काफ़ी मजबूत है और इसीलिए ये लोग इस तरीके के दावे ठोक रहे हैं। और इनका मानना है कि स्पीकर जो है वो दूसरा होना चाहिए, बीजेपी का नहीं होना चाहिए, वो टीडीपी का होना चाहिए स्पीकर, या किसी और व्यक्ति का होना चाहिए, ताकि एक बैलेंस बना रह सके। और नरेंद्र मोदी ने जो तांडव किया है स्पीकर के माध्यम से, वो दोबारा इसमें
नहीं हो सके। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसका डिमांड इस बार एक डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेकर के भी है। आपको मैं बता दूं कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो बेशक से संवैधानिक नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति के अंदर एक संवैधानिक मतलब नहीं है, लेकिन एक परंपरा रहा है, एक संसदीय परंपरा रहा है कि एक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट भी होना चाहिए, जो कि जनरली विपक्ष को मिलता है। 2014 से लेकर के 2019 दो बार नरेंद्र मोदी जीते, 2 बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन दोनों ही कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं भरा था, वो पोस्ट खाली था। उस टाइम तो चलो समझ में आ गया, चल गया, क्योंकि विपक्ष जो है वो कमज़ोर था और किसी के पास इतना संख्या बल नहीं था कि वो इस पोस्ट के लिए सरकार को मजबूर कर सके कि नहीं ये पोस्ट होना ही चाहिए। लेकिन 2024 के अंदर स्थितियां भिन्न है, अलग है। यहाँ पर विपक्ष मजबूत है और विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पोस्ट की मांग भी कर रहा है, और ये पोस्ट अगर बनता है, अगर इस पर नियुक्ति होती है तो उस पर विपक्ष के लोग बैठेंगे। और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, खास करके आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, उन्होंने तो ये साफ साफ कह दिया था कि अगर चंद्रबाबू नायडू के पार्टी की तरफ से कोई बनता है, स्पीकर के पोस्ट के लिए आता है, तो इंडिया अलायंस उसको सपोर्ट करने पर विचार करेगा। और एक बहुत अच्छी बात है, एक मतलब एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निरंकुश, जो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति के साथ और तानाशाही माइंडसेट के साथ जिस तरीके से शासन किया है, उस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और इस बार ये बहुत सही हुआ है कि इस बार विपक्ष बहुत ही मजबूत बन करके उभरा है। और लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है वो कितना महत्वपूर्ण पद है, उसके पास कितनी पावर है, कितनी शक्तियाँ, वो क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल या एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा। 1998 की ये बात है। 1998 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस टाइम में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जैसे कि 2024 में है। उस टाइम पर जो बीजेपी थी उसको 182 सीटें आई थी, और टीडीपी, यही टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाली टीडीपी, इनके समर्थन से, और डीएमके एआईएडीएमके जयललिता की जो पार्टी थी, उन्होंने बाहर से समर्थन किया था, और इनके समर्थन से सरकार बन गई थी एनडीए की। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे। जब संसद के अंदर बहुमत साबित करने का समय आया तो उस टाइम पर जो हुआ आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। जब वोटिंग हो रही थी वहाँ पर तो दोनों ही पक्ष में 269 वोट पड़े, 269 वोट विपक्ष को पड़े, यानी कि 269 वोट अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के पक्ष में पड़े और इतने ही वोट विपक्ष के तरफ भी पड़े। वैसी स्थिति में जब वोट बराबर हो जाता है तो वहाँ पर लोकसभा के स्पीकर का पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किधर वोट दे। उसका जो वोट होता है वो निर्णायक हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर जो स्पीकर थे बालजोगी साहब, वो टीडीपी के ही थे, चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के ही स्पीकर थे, और वो वोट नहीं दिए, बल्कि वहाँ पर एक ट्विस्ट हो गया। और ट्विस्ट ये हो गया कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे गिरधर गमांग नाम के, और गिरधर गमांग जो थे उस टाइम पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, सोचिए। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने अभी संसद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था, मतलब कि लोकसभा के सदस्य थे। तो वो लोकसभा के सदस्य होने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी थे, है ना। तो ये अब जो स्पीकर था उसका ये स्वविवेक है कि वो क्या डिसीजन लेता है कि ये व्यक्ति, एक ऐसा सांसद जो कि एक प्रांत का मुख्यमंत्री बन चुका है और अभी उसने संसद के सदस्यता से उसने इस्तीफा नहीं दिया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या उसको वोट देने का राइट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये टोटली लोकसभा के स्पीकर के बुद्धि विवेक पर निर्भर था। और उस टाइम पर जो बालयोगी साहब थे टीडीपी के स्पीकर, उन्होंने ये कहा कि चूंकि जो गिरधर गमांग है वो संसद के सदस्य हैं इस वक्त, और इसीलिए वो वोट देने के योग्य हैं, यानी कि वोट दे सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। और जब स्पीकर का चुनाव होता है तो उसमें कोई व्हिप वगैरह भी काम नहीं करता है जनरली, है ना। तो सोचिए
कि टीडीपी के उस टाइम के स्पीकर ने गिरधर गमांग को वोट देने का अधिकार दे दिया और गिरधर गमांग ने सरकार के विरोध में वोट दिया और सिर्फ एक वोट के वजह से, सिर्फ एक एमपी के वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। सोचिए आप कि ये अगर इस वक्त में ऐसा होता, नरेंद्र मोदी के इस काल में होता, अमित शाह के इस काल में होता, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर जो स्पीकर होता आज का, वो उसको एक सेकेंड गंवाए बिना ही सस्पेंड कर देता संसद भवन के अंदर से, उसको वोट ही नहीं डालने देता और अपना निर्णायक वोट दे करके और बीजेपी को जिता देता, बीजेपी की सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करवा देता। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण पोस्ट है लोकसभा के स्पीकर का, और एक चेक एंड बैलेंस वाली जो स्थिति है, एक संतुलन, पक्ष और विपक्ष के बीच में एक संतुलन बनाने के लिए ये लोकसभा स्पीकर का पोस्ट कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर सत्ता पक्ष का अगर स्पीकर नहीं होता है, अगर अन्य पार्टी का स्पीकर होता है, तो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज़ अगर नरेंद्र मोदी का स्पीकर होता है, बीजेपी का स्पीकर होता है, तो जिस तरीके से 2014 और 2019 के अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने स्पीकर के पोस्ट का मिसयूज किया है, वही मिसयूज इस बार भी करेंगे और बल्कि और अधिक तेज़ी के साथ और अधिक तीव्रता के साथ करेंगे, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी कमज़ोर हैं और ख़ुद को मजबूत करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है 26 जून की ये जो तारीख है कि उस दिन होता क्या है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अपना उस फ्लोर टेस्ट को, एक तरीके से वो फ्लोर टेस्ट ही है, पता चल जाएगा कि सरकार के पास कितनी ताकत है, सरकार के पास कितने नंबर हैं, है ना, तो उसको पास कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं। स्पीकर कौन बनता है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि 26 तारीख को इसका जवाब देखने को मिलने वाला है। और इंडिया अलायंस के लोग भी तमाम तरीके के दाव पेच से लैस हैं कि किस तरह की सिचुएशन में क्या दाव चलना है। तो इंतज़ार कीजिए आप भी 26 जून का, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं 26 जून का कि भारतीय राजनीति के अंदर 26 जून को क्या होता है और नरेंद्र मोदी का क्या हाल होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।